आप इस वक्त जब यह वीडियो देख रहे हैं, दुबई में ऐसे 5 स्टार होटल रूम्स अवेलेबल हैं जो प्राइस के हिसाब से मैनचेस्टर के एक सिंपल बजट मोटेल से भी सस्ते पड़ रहे हैं। ये कोई एग्जैजरेशन नहीं है, बल्कि एक ग्राउंड रियलिटी है जो क्वाइटली अनफोल्ड हो रही है। पाल्म जुमीरा के लग्जरी होटल्स, जहां इन्फिनिटी पूल्स, प्राइवेट बीचेस, बटलर सर्विस और ब्रेथ टेकिंग स्काईलाइन व्यूज होते थे, जो पहले 3000 AED पर नाइट से कम पर मिलते ही नहीं थे, अब वही प्रॉपर्टीज एग्रेसिव डिस्काउंट्स ऑफर कर रही हैं। कॉम्प्लीमेंट्री रूम अपग्रेड्स, फ्री फूड एंड बेवरेज क्रेडिट्स, लेट चेकआउट्स और फ्लेक्सिबल कैंसलेशन पॉलिसीज, ये सब सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि कोई गेस्ट आ जाए, कोई रूम खाली ना रहे। शंग्रीला, तज और दूसरे हाई एंड लग्जरी ब्रांड्स जो कुछ अरसा पहले तक एक्सक्लूसिविटी का सिंबल थे और जहां बुकिंग करना भी मुश्किल होता था, आज वही ब्रांड्स एक्टिवली कस्टमर्स को अट्रैक्ट करने के लिए ईमेल्स, ऑफर्स और डील्स भेज रहे हैं। ये सिर्फ एक नॉर्मल सीजनल डिप नहीं है, बल्कि एक ऐसी सिचुएशन है जहां पूरी इंडस्ट्री सर्वाइवल मोड में आ चुकी है। और जब हम इसके पीछे के नंबर्स देखते हैं तो पिक्चर और भी ज़्यादा सीरियस नज़र आती है। दिसंबर 2025 में दुबई की होटल ऑक्यूपेंसी 84% तक पहुंच गई थी, जो पिछले 20 सालों में सबसे स्ट्रॉन्ग परफॉर्मेंस थी। न्यू ईयर सीजन, इंटरनेशनल इवेंट्स और ग्लोबल टूरिज्म बूम की वजह से सिटी फुल कैपेसिटी पर चल रही थी। लेकिन सिर्फ कुछ महीनों के अंदर यह नंबर क्रैश होकर 15 से 20% के बीच रह गया। कुछ स्पेसिफिक एरियाज में तो ऑक्यूपेंसी सिंगल डिजिट तक गिर चुकी है। सोचिए, एक ऐसी सिटी जहां 2025 में 19.59 मिलियन टूरिस्ट्स आए, जो एक ओवनल टाइम रिकॉर्ड था, वही सिटी आज ऑलमोस्ट खाली नजर आ रही है। यह डिक्लाइन ग्रेजुअल नहीं था, यह एक सडन कोलैप्स था जो कुछ हफ्तन के अंदर हुआ। और इसीलिए यह सिचुएशन और भी ज़्यादा शॉकिंग लगती है। सवाल यह उठता है कि आखिर ऐसा क्या हुआ कि एक बूमिंग ग्लोबल हब इतनी तेज़ी से स्ट्रगल करने लगा, और क्या यह सिर्फ एक टेम्पररी क्राइसिस है या फिर कुछ डीपर इश्यूज़ का रिजल्ट है जो पहले से बिल्ड हो रहे थे। अगर हम थोड़ा पीछे जाकर जनवरी 2024 को देखें तो दुबई अपनी पीक पर था। 5 स्टार होटल्स 82% ऑक्यूपेंसी पर ऑपरेट कर रहे थे। एमिरेट्स एयरलाइंस फुल कैपेसिटी पर चल रही थी और दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट दुनिया का बिजिएस्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट बन चुका था, जहां 2024 में 92.3 मिलियन पैसेंजर्स हैंडल किए गए थे। टूरिज्म सेक्टर लगातार ग्रो कर रहा था और गवर्नमेंट एग्रेसिवली एक्सपेंशन प्रोजेक्ट्स पर काम कर रही थी। हर तरफ कंस्ट्रक्शन चल रही थी, नए होटल्स, रिजॉर्ट्स, लग्जरी अपार्टमेंट्स और कमर्शियल टावर्स। रियल एस्टेट मार्केट बूम कर रहा था। प्रॉपर्टी प्राइसेस एक साल में 17.4% तक बढ़ गए थे। अपार्टमेंट रेंट्स 29% और विलास 28% तक महंगी हो गई थी, फिर भी डिमांड कम नहीं हो रही थी। लोग दुबई आ रहे थे, बिजनेसेस एस्टैब्लिश हो रहे थे और गोल्डन वीज़ा प्रोग्राम ने लॉन्ग टर्म रेजिडेंसी को और अट्रैक्टिव बना दिया था। ये सब देख कर लग रहा था कि दुबई ने अपनी पोजीशन परमानेंटली सिक्योर कर ली है। लेकिन फिर फरवरी 2026 के एंड में जियोपॉलिटिकल टेंशन्स एस्केलेट हुए। ईरान, इजराइल और यूनाइटेड स्टेट्स के दरमियान सिचुएशन रैपिडली डिटीरियरेट हुई और ओपन कॉन्फ्लिक्ट का रिस्क रियलिटी बन गया। ट्रैवल इंडस्ट्री ने इस डेवलपमेंट पर तुरंत रिएक्ट किया। सिर्फ 48 घंटों के अंदर 60% होटल बुकिंग्स कैंसिल हो गई। कॉर्पोरेट इवेंट्स, इंटरनेशनल कॉन्फ्रेंसेस, वेडिंग्स और ग्रुप ट्रैवल बुकिंग्स में 80% तक कैंसलेशंस देखने को मिली। फिर गवर्नमेंट्स ने अपनी पॉलिसीज चेंज करनी शुरू की। यूनाइटेड स्टेट्स, यूनाइटेड किंगडम, जर्मनी, फ्रांस, इंडिया और चाइना जैसी मेजर कंट्रीज ने फ्लाइट्स सस्पेंड कर दी या ट्रैवल एडवाइजरीज इशू कर दी। लोगों को दुबई ट्रैवल रिकंसिडर करने को कहा गया। 14 ऐसी कंट्रीज जो दुबई के टोटल इंटरनेशनल टूरिस्ट बेस का 68% रिप्रेजेंट करती हैं, उन्होंने या तो डायरेक्ट फ्लाइट्स रोक दिया, अपने सिटीजन्स को वार्निंग दे दी। इसका इमीडिएट इम्पैक्ट ये हुआ कि सिर्फ 4 दिन के अंदर होटल ऑक्यूपेंसी 89% से गिरकर 23% तक आ गई। ये एक अनप्रेसिडेंटेड कोलैप्स था। अप्रैल और मई के बुकिंग्स का 70% कैंसिल हो गया और क्यू
टू 2026 के लिए एस्टिमेटेड लॉसेस $890 मिलियन से ज़्यादा बताए जा रहे हैं। शॉर्ट टर्म रेंटल मार्केट भी हेविली इम्पैक्ट हुआ, जहां 226,000 से ज़्यादा बुकिंग्स कैंसिल हो गई। दुबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जो हमेशा बिजी रहता था, टेम्परेरीली एक गोस्ट टाउन जैसा लगने लगा। लेकिन अगर हम इस सिचुएशन को सिर्फ जियोपॉलिटिकल कॉन्फ्लिक्ट तक लिमिटेड कर दें, तो हम पिक्चर का सिर्फ एक हिस्सा देख रहे होंगे। असल बात यह है कि ये क्राइसिस दुबई की एग्जिस्टिंग वल्नरेबिलिटीज़ को एक्सपोज कर रहा है। ये प्रॉब्लम्स पहले से एग्जिस्ट करती थी, लेकिन स्ट्रॉन्ग ग्रोथ और मार्केटिंग ने उन्हें कवर कर रखा था। सबसे पहली प्रॉब्लम अफोर्डेबिलिटी की है। दुबई में रेंट्स एक साल में 29% तक बढ़ गए थे। एक सिंपल 1 बेडरूम अपार्टमेंट का रेंट 70,000 AED से 110,000 तक पहुंच गया था। ये कॉस्ट इंक्रीज एक ऐसे वक्त पर हुआ जब सैलरीज उतनी फास्ट ग्रो नहीं कर रही थी। एक सर्वे के मुताबिक 26% कंपनीज ने सैलरी इंक्रीमेंट्स ही नहीं दिए। इसका मतलब ये हुआ कि कॉस्ट ऑफ लिविंग बढ़ रही थी, लेकिन इनकम स्टेबल थी। इस सिचुएशन का डायरेक्ट इम्पैक्ट एक्सपेट्रिएट पॉपुलेशन पर पड़ा, जो दुबई की टोटल पॉपुलेशन का 88% है। ये लोग, जो सिटी की इकोनॉमी का बैकबोन है, धीरे धीरे दुबई छोड़ने लगे। ये माइग्रेशन साइलेंट था, न प्रोटेस्ट्स न हेडलाइंस। लोग क्वाइटली अपनी जॉब्स खत्म करके या रिमोट वर्क अडॉप्ट करके दूसरे कंट्रीज शिफ्ट हो रहे थे, जहां कॉस्ट ऑफ लिविंग कंपैरेटिवली कम हो। ये मिडिल इनकम एक्सपैट्स ही वो लोग थे जो मॉल्स, रेस्टोरेंट्स और सर्विस इंडस्ट्री को डेली बेसिस पर सपोर्ट करते थे। उनके जाने से लोकल डिमांड भी इम्पैक्ट हुई, जो ऑलरेडी टूरिज्म डिक्लाइन की वजह से प्रेशर में थी। दूसरा मेजर फैक्टर क्लाइमेट है। दुबई का एक्सट्रीम हीट एक लॉन्ग टर्म चैलेंज है। समर्स में टेम्परेचर्स रेगुलरली 50 डिग्री सेल्सियस क्रॉस करते हैं, जो आउटडोर एक्टिविटीज़ को ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल बना देते हैं। इसका मतलब ये है कि सिटी का लाइफस्टाइल आधा साल इंडोर स्पेसेस तक लिमिटेड हो जाता है। जब दुनिया में और भी डेस्टिनेशंस अवेलेबल हैं जहां क्लाइमेट मॉडरेट है और नेचुरल अट्रैक्शंस ज़्यादा हैं, तो दुबई का अपील कंपैरेटिवली कम हो जाता है। तीसरा और सबसे सेंसिटिव इशू माइग्रेंट वर्कर्स का है। पाकिस्तान, इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और फिलीपींस से आने वाले वर्कर्स दुबई की डेवलपमेंट का कोर हिस्सा हैं। ये लोग कंस्ट्रक्शन, हॉस्पिटैलिटी और सर्विस सेक्टर्स में काम करते हैं। जब टूरिज्म और बिजनेस एक्टिविटी स्लो होती है, तो सबसे पहला इम्पैक्ट इन पर पड़ता है। होटल्स स्टाफ को अनपेड लीव पर भेज रहे हैं, रेस्टोरेंट्स अपनी ऑपरेशंस रिड्यूस कर रहे हैं और जॉब सिक्योरिटी लो हो गई है। काफ़ी वर्कर्स इस सिचुएशन को कोविड के दौरान वाली क्राइसिस से कंपेयर कर रहे हैं। जब रेवेन्यू गिरता है तो उसका डायरेक्ट इफेक्ट वेजेस और एम्प्लॉयमेंट पर होता है। अब बात करते हैं दुबई के सबसे यूनिक फीचर की, उसकी न्यूट्रलिटी। दुबई ने अपने आप को एक ऐसी जगह के तौर पर पोजीशन किया जहां दुनिया के डिफरेंट रीजन्स के लोग बिना किसी पॉलिटिकल टेंशन के इंटरैक्ट कर सकते हैं। ये एक ग्लोबल मीटिंग पॉइंट था जहां ईस्ट और वेस्ट मिलते थे। लेकिन रीसेंट जियोपॉलिटिकल डेवलपमेंट्स ने इस न्यूट्रलिटी को चैलेंज कर दिया है। अक्टूबर सेप्ट के इवेंट्स के बाद पॉलिटिकल सेंटिमेंट्स चेंज हुए और बॉयकॉट कैंपेन्स ने टूरिज्म को इम्पैक्ट किया। गल्फ टूरिस्ट्स, जो हिस्टोरिकली हाई स्पेंडर्स थे, ऑल्टरनेटिव डेस्टिनेशंस चूज करने लगे। अब 2026 के कॉन्फ्लिक्ट ने सिचुएशन को और कॉम्प्लिकेटेड बना दिया है। दुबई का लोकेशन, जो पहले एडवांटेज था, अब कुछ सिनेरियोज में रिस्क फैक्टर बन गया है। एक ऐसी सिटी जो कॉन्फ्लिक्ट जोन्स के बीच में हो, उस पर ग्लोबल परसेप्शन का इम्पैक्ट पड़ता है। हिस्ट्री यह बताती है कि दुबई रेजिलिएंट है। 2009 के डेट क्राइसिस के बाद अबू धाबी ने फाइनेंशियल सपोर्ट दिया और सिटी रिकवर कर गया। कोविड के दौरान भी दुबई ने स्ट्रॉन्ग कमबैक किया और 2022 से 2025 तक रिकॉर्ड ब्रेकिंग ग्रोथ देखी। लेकिन करंट क्राइसिस एक डीपर क्वेश्चन रेज करती है, क्या दुबई का मॉडल लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल है? क्या एक ऐसी इकोनॉमी जो टूरिज्म, रियल एस्टेट और ग्लोबल कनेक्टिविटी पर हेविली डिपेंड करती हो, एक्सटर्नल शॉक्स को कंसिस्टेंटली हैंडल कर सकती है? क्या माइग्रेंट लेबर पर डिपेंड करना और हाई कॉस्ट ऑफ लिविंग मेंटेन करना एक बैलेंस्ड सिस्टम क्रिएट करता है? क्या न्यूट्रलिटी एक परमानेंट स्ट्रैटेजी हो सकती है जब सराउंडिंग रीजन पॉलिटिकली अनस्टेबल हो? बुर्ज खलीफा अब भी दुनिया की सबसे ऊंची बिल्डिंग है। दुबई मॉल अब भी एक मेजर ग्लोबल अट्रैक्शन है।
इंफ्रास्ट्रक्चर वर्ल्ड क्लास है, लेकिन एक सिटी सिर्फ बिल्डिंग्स और रिकॉर्ड से नहीं चलती। उसे चलाने के लिए लोगों का ट्रस्ट, स्टेबल इकोनॉमी और सस्टेनेबल ग्रोथ ज़रूरी होती है। अप्रैल 2026 में दुबई इन तीनों चैलेंजेस का सामना कर रहा है। ये एक टर्निंग पॉइंट हो सकता है। या तो सिटी अपने मॉडल को अडेप्ट करे और स्ट्रॉन्गर बनकर निकले, या फिर ये क्राइसिस उसे फोर्स करे कि वो अपनी स्ट्रेटजी रीथिंक करे। आखिरी सवाल ये है कि क्या दुबई एक लॉन्ग टर्म सस्टेनेबल ग्लोबल सिटी है, या फिर एक एम्बिशियस एक्सपेरिमेंट जो अपनी लिमिट्स तक पहुंच रहा है? इसका जवाब वक्त देगा, लेकिन जो कुछ अब हो रहा है वो डेफिनेटली एक वार्निंग साइन है जो इग्नोर नहीं